करेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। किसके बारे में? पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में, जो कि बाबर और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। किसके किसके बीच में? बाबर और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के बीच में। इस युद्ध में बाबर की जीत होती है और लोधी वंश का अंतिम शासक युद्ध के स्थल में ही युद्ध करते हुए मारा जाता है। इस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। हम लोग बात कर लेते हैं कि इस युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोधी की सेना के बीच में युद्ध हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि पंजाब का सूबेदार था दौलत खान लोधी। इब्राहिम लोधी के चाचा थे आलम खान लोधी और मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा। ये सभी लोग अपने व्यक्तिगत हित चाहते थे, इसीलिए इन लोगों ने बाबर को भारत में आमंत्रण दिया था और दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए कहा था। तो इस प्रकार से बाबर दिल्ली आता है और इब्राहिम लोधी की सेना को हरा करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। इस युद्ध में बाबर की विजय का जो मुख्य कारण था वो थी बाबर का कुशल सेनापति। बाबर जो कि कुशल सेनापति था, बाबर का तोप खाना और युद्ध करने की तुगलुमा युद्ध पद्धति और तोप सजाने की उस्मानी पद्धति। बाबर ने युद्ध करने की जो तुगलुमा युद्ध पद्धति थी वो उज्बेकों से सीखी थी और जो तोप सजाने की जो उस्मानिया विधि थी वो उस्मानों से सीखी थी। इस प्रकार बाबर के पानीपत में विजय का जो मुख्य कारण था वो था बाबर का तोपखाना, बाबर की तुगलुमा युद्ध पद्धति और तोपों को सजाने की उस्मानिया पद्धति। उसके साथ साथ बाबर खुद में एक कुशल सेनापति भी था, जिसकी वजह से बाबर ने पानीपत के युद्ध में विजय हासिल की थी। पानीपत का युद्ध बाबर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि इसी युद्ध के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी और लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को हराया था। इब्राहिम लोधी को हराकर भारत में बाबर ने कुशल इतने बड़े मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। पानीपत के युद्ध के बाद अगला युद्ध खानवा का युद्ध हुआ। उस समय खानवा का शासक मेवाड़ का राणा सांगा था, जो कि बहुत ही मजबूत शासक था। उस समय कह सकते हैं तत्कालीन भारत का जो सबसे मजबूत शासक था वो राणा सांगा था। राणा सांगा से यह ऐसा कह सकते खानवा युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? राणा सांगा जो कि मेवाड़ का शासक था वो ये सोच रहा था कि बाबर पूर्व की भांति जो आक्रमणकारी आए हैं उन्हीं की तरह भारत पर आक्रमण करेगा, दिल्ली पर आक्रमण करके लूटपाट करके वापस चला जाएगा। किंतु बाबर ने जैसे ही पानीपत के विजय के बाद भारत में रुकने का निश्चय किया तो राणा सांगा को लगा कि अब तो ये जाने वाला नहीं है, क्योंकि राणा सांगा ये चाहते थे कि बाबर यहाँ से लूटपाट करके वापस चला जाए। लेकिन बाबर जब यहीं भारत में रुकने का निर्णय करता है तो ये बात राणा सांगा को ठीक नहीं लगती है, क्योंकि बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और दिल्ली पर ही राणा सांगा भी अधिकार करना चाहता था। इसी उद्देश्य से ही तो राणा सांगा ने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। इस कारण बाबर और राणा सांगा में युद्ध अवश्यमय भी हो जाता है और 17 मार्च सन 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध होता है। क्योंकि बाबर जानता था कि भारत में राणा सांगा एक बहुत ही मजबूत शासक है और उसकी सेना बहुत ही शक्तिशाली है। बाबर के एक तो सैनिक भी थोड़े से कम थे, दूसरा बहुत ही थके हुए थे। लेकिन बाबर चूँकि एक कुशल सेनापति था, उसने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करता है और बाबर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्य करता है। सबसे पहले बाबर इस युद्ध से पहले जिहाद का नारा देता है। जिहाद का मतलब होता है धर्म के विरुद्ध युद्ध। बाबर इस युद्ध में सबसे पहले किसका नारा देता है? जिहाद का नारा देता है और सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनसे सैनिकों से ले जाने वाला तमगा कर को समाप्त कर देता है और उन सबके सामने ये शपथ लेता है कि अब मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा। उसके साथ साथ उसने जितने भी शराब के बर्तन थे उन सबको तुड़वा दिया।
इस प्रकार बाबर ने अपने कुशल सेनापतित्व का परिचय देते हुए अपने सैनिकों में मनोबल को बढ़ाया और खानवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा की जीत होती इस युद्ध में बाबर की जीत होती है और राणा सांगा की हार होती है। हालांकि कहा जाता है कि इस युद्ध में राणा सांगा शुरू में ही घायल हो गए थे, जिस कारण उनकी सेना को कुशल नेतृत्व नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से राणा सांगा की हार हो जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब राणा सांगा घायल हो गए तो उनकी जगह पर एक व्यक्ति का नाम झाला अज्जा, जिसको कि राणा सांगा का मुकुट पहना दिया गया, जिससे कि सेना में भगदड़ ना मचे और लगे कि राणा सांगा भी जीवित हैं। तो राणा सांगा की जगह पर झाला अज्जा नामक व्यक्ति को राणा सांगा का मुकुट पहनाकर युद्ध में भेज दिया गया। इस प्रकार खानवा के युद्ध में भी बाबर की जीत होती है और राणा सांगा की हार हो जाती है। और इस युद्ध में राणा सांगा की तरफ से हसन खां मेवाती, महमूद लोधी, आलम खां लोधी और मेदिनी राय ने भाग लिया था। खानवा के युद्ध में हसन खां मेवाती युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। इस प्रकार बाबर भारत में दो बड़े युद्ध को जीत लेता है। सबसे पहले वो पानीपत का युद्ध जीतता है, उसके बाद वो खानवा का युद्ध जीतता है। खानवा का युद्ध बाबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि खानवा ही उस समय भारत की सबसे मजबूत शक्ति थी। खानवा के शासक राणा सांगा सबसे ताकतवर शासक था, और जब राणा सांगा को बाबर ने हरा दिया तो भारत में बाबर की एकदम से लहर सी चली गई और कोई भी शासक बाबर से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसके बाद अगला युद्ध चंदेरी का युद्ध हुआ। कब हुआ? 29 जनवरी सन 1528 को। किसके किसके बीच में हुआ? बाबर और मेदिनी राय के बीच में। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी का मतलब क्या होता है? काफिरों का वध करने वाला। और इस युद्ध की विजय के बाद बाबर ने राजपूतों के सिरों की मीनारें भी बनवाई थी। ये दो बातें हम आपको बताना भूल गए थे। बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की थी? खानवा युद्ध में विजय के बाद, और साथ साथ में इन्होंने राजपूतों के सिर की मीनारें भी बनवाई थी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे चंदेरी के युद्ध के बारे में। चंदेरी का तत्कालीन शासक मेदिनी राय था, जो कि एक राजपूत शासक था। ऐसा कहा जाता है मेदिनी राय ने खानवा के युद्ध में बाबर के खिलाफ लड़ा था, यानी कि मेदिनी राय राणा सांगा की तरफ से खानवा के युद्ध में लड़ा था। इसलिए बाबर मेदिनी राय को भी समाप्त करना चाहता था। इसी उद्देश्य के साथ चंदेरी के युद्ध में बाबर और मेदिनी राय के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में मेदिनी राय हार जाता है और बाबर की विजय होती है। बाबर की विजय के बाद वहाँ की राजपूत स्त्रियां जौहर कर लेती हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शेर शाह सूरी ने बाबर की तरफ से पहला युद्ध कब किया था? शेर शाह सूरी जो है वो चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से लड़ा था। ठीक है, और इस युद्ध में भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, और जो राजपूत सरदार थे उनके सिरों की मीनारें भी बनवाई थी। इस प्रकार दो युद्ध में, एक खानवा के युद्ध में और एक चंदेरी के युद्ध में, दोनों युद्ध में बाबर ने राजपूत सरदारों के सिरों की मीनार बनवाई। उसके साथ साथ में दोनों ही युद्धों में जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब होता है धर्म के विरुद्ध युद्ध। इस युद्ध में राजपूत स्त्रियों ने जौहर भी कर लिया था, और शेर शाह सूरी जिसने बाबर की तरफ से युद्ध लड़ा था। अभी थोड़ी देर बाद जब हम लोग शेर शाह सूरी को पढ़ेंगे तब देखेंगे किस तरीके से शेर शाह सूरी मुगलों को भारत से निकालने के लिए प्रयास करता है, और अंततः 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर भारत से मुगल सत्ता को उखाड़ फेंकता है। हालांकि अभी हम लोग बाबर से पढ़ रहे हैं तो बाबर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे घाघरा के युद्ध की। चंदेरी के युद्ध के बाद घाघरा का युद्ध हुआ 6 मई 1529 को। किसके बीच में हो? बाबर और अफगान शासक महमूद लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था, उसके बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में महमूद लोदी के साथ बंगाल का शासक नुसरत शाह और शेर शाह सूरी ने भी भाग लिया था। देखिए, चंदेरी के युद्ध में शेर शाह सूरी बाबर की तरफ से लड़ा था, बाबर की ओर से लड़ा था, और घाघरा के युद्ध में शेर शाह सूरी बाबर के खिलाफ लड़ रहा है, यानी कि महमूद लोदी की तरफ से और बाबर के खिलाफ लड़ रहा है। ठीक है, इस युद्ध में, घाघरा के युद्ध में बाबर की
विजय होती है और महमूद लोदी और उनके सभी साथियों की हार हो जाती है। इस प्रकार प्रमुख 4 युद्ध में बाबर की जीत होती है। सबसे पहला युद्ध पानीपत का युद्ध, दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध, तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध और चौथा युद्ध खागरा का युद्ध। इन लगातार 4 युद्धों में बाबर की जीत होती है और बाबर एक विशाल मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में करता है। हालांकि बाबर एक बड़ा विशाल साम्राज्य तो बनाने में कामयाब होता है, लेकिन उसको इतना समय नहीं मिलता है कि वो भारत में एक मजबूत और दृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण कर सके। उसी समय 26 दिसंबर सन 1530 को बाबर की आगरा में मृत्यु हो जाती है और बाबर को नूर अफगान बाग आगरा में दफना दिया जाता है। उसके बाद बाबर को काबुल में बाबर की पत्नी मुबारक यूसुफजई ने दफनाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर को मृत्यु के बाद बाबर को कहाँ दफनाया गया? नूर अफगान बाग आगरा में। और उसके बाद बाबर की बीवी मुबारक यूसुफजई ने बाबर को काबुल में दफनाया था। ऐसा कहा जाता है गुलबदन बेगम जो कि बाबर की बेटी थी, उन्होंने कहा बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की माँ ने बाबर की मृत्यु जो है वो बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की माँ के जहर दे देने से हुई थी। यानी कि इब्राहिम लोदी की माँ ने बाबर को जहर दे दिया था, जिसके कारण बाबर की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर भारत में एक बड़े मुगल साम्राज्य की स्थापना करके बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से बाबर ने तमाम रचनाएं रच की, जैसे तुर्क के बाबरी और तमाम चीज़ें लिखी थी, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे बाबर की साहित्यिक रचनाओं के बारे में। बाबर ने किस तरीके से साहित्यिक रचनाओं की रचना की थी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ ए बाबरी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ ए बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, की रचना किस भाषा में की थी? तुर्की भाषा में। किस भाषा में की थी? तुर्की भाषा में। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ ए बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, इसकी रचना तुर्की भाषा में की थी। ठीक है। उसके बाद तुझ के बाबरी, जो कि बाबर की आत्मकथा है, उसका फारसी में कई बार अनुवाद हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हुमायूं के समय में बाबर की आत्मकथा तुझ के बाबरी का अनुवाद फारसी भाषा में जैना खां एवं पाइंदा खां ने किया था। किसने किया? जैना खां एवं पाइंदा खां ने। किसके समय में? हुमायूं के समय में। किस भाषा में? फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी भाषा में। किसने किया? जैना खां एवं पाइंदा खां ने। उसके बाद अकबर के समय में अब्दुल रहीम खान खाना ने। किसने? अब्दुल रहीम खान खाना ने। किसके समय में? अकबर के समय में। किस भाषा में? फारसी भाषा में। इस प्रकार अकबर के समय में तुझ के बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। शाहजहां के समय में अबू तालिब तुर्वाती ने तुझ के बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अब हम लोग बात करेंगे तुझ के बाबरी का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद। तुझ के बाबरी का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद श्रीमती A.S. बेब्रिज ने मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी में किया था। कुछ लोगों ने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है, लेकिन उन्होंने मूल तुर्की भाषा से नहीं बल्कि फारसी भाषा से ही उसका अनुवाद किया था। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि श्रीमती A.S. बेब्रिज ने मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी भाषा में तुझ के बाबरी का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। उसके बाद बाबर ने तुर्की भाषा में एक काव्य संग्रह दीवान की रचना की थी। किसकी रचना की थी? दीवान किस भाषा में है? तुर्की भाषा में। क्या है? एक काव्य संग्रह। बाबर ने तुर्की भाषा में एक काव्य संग्रह दीवान की भी रचना की थी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बाबर को फारसी में मुबय्यान नामक एक नवीन पद्य शैली का जन्मदाता कहा जाता है। किस शैली का? एक नवीन पद्य शैली का। फारसी में मुबय्यान नामक एक नवीन पद्य शैली का जन्मदाता किसको कहा जाता है? बाबर को कहा जाता है। बाबर ने उबैदुल्लाह द्वारा लिखित पुस्तक रिसाला ए वालिदिया। पुस्तक का क्या नाम है? रिसाला ए वालिदिया।
इसका किसमें अनुवाद, इसको किस भाषा में लिखा, तुर्की पद में लिखा। बाबर ने उबैदुल्ला द्वारा लिखित पुस्तक रिसाला ए वालिदिया को किस भाषा में लिखा, तुर्की पद में लिखा। बाबर ने एक नवीन शैली रिसाल ए उसज, क्या नाम है, बाबर ने एक नवीन शैली रिसाल ए उसज की रचना की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, खते बाबरी कहते हैं। तो एक बार हम लोग फिर से पूरा रिवाइज कर लेते हैं बाबर के बारे में। बाबर जो कि कहाँ का शासक था, बाबर जो कि फरगना का शासक था। फरगना कहाँ है, ट्रांसैक्शन की एक छोटी सी रियासत थी जहाँ बाबर का जन्म हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था जो कि तैमूर वंश से संबंधित थे। माता का नाम कुतलुग निगार खानम था जो कि मंगोल वंश से संबंधित थी। बाबर का जन्म 14 फरवरी सन 1483 को हुआ था। बाबर के पिता की मृत्यु सन 1494 में हो जाती है। बाबर के पिता की मृत्यु के बाद बाबर 1494 में फरगना का शासक बन जाता है और अपने प्रारंभिक जीवन में तमाम संघर्ष करता है। समरकंद को जीतने का कई बार प्रयास करता है। उसको जब मध्य एशिया के क्षेत्र और समरकंद में सफलता नहीं मिलती है, उसके बाद बाबर भारत की ओर अपना रुख करता है। काबुल को उसके बीच जीतता है 1504 में और बादशाह की उपाधि धारण करता है। उसके बाद बाबर भारत की तरफ अपना अभियान करता है और सीमा क्षेत्र में कई 4-5 युद्ध करने के बाद अंत में बाबर पानीपत का युद्ध करता है इब्राहिम लोदी के साथ, और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। और उसके बाद खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, इन तमाम युद्धों को जीतने के बाद बाबर भारत के एक विशाल क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है और एक बड़ा साम्राज्य का निर्माण करता है। उसके बाद 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है और इस तरीके से बाबर का एक पूरा चैप्टर खत्म। बाबर के बारे में हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं उन सबको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चाहें तो लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।